जिस तरह के भी कानून हैं अभी तक, उनको ध्यान में रखते हुए ही हमें आगे बढ़ना है और इस मूवमेंट को धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। कई बार इस तरह के सिलसिले हम देखते हैं जहां हमारे पुरुष भाई जो हैं वो हिम्मत कहीं ना कहीं। रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप सभी खड़े होकर 1 मिनट की श्रद्धांजलि इनको जरूर अर्पित करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मन से उनकी आत्मा की शांति की कामना कीजिए और ये दृढ़ संकल्प लीजिए कि हम में से कोई इस तरह से जीवन को अंत नहीं करेगा। जीवन हम सभी का बहुत ही उसका एक मूल्य है। हमारे से जुड़ी हुई सभी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं जिनके साथ उनकी आकांक्षाएं जुड़ी हुई हैं। तो ऐसा कदम मैं आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कभी भी ना उठाएं। आप सभी के लिए हम सभी संस्थाएं अवेलेबल हैं, हेल्पलाइन अवेलेबल है जिस पर आप सभी कांटेक्ट करें और दूसरों को भी प्लीज प्रेरित करें कि वो इस हेल्पलाइन का प्रयोग करें और अपने जिस भी तरह की वो प्रॉब्लम है उसका एक फेयर सोल्यूशन हम सभी चैप्टर्स में आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग प्लीज बैठिए, मैं अपने विषय पर थोड़ा आगे चलता हूं। तो हम बात कर रहे हैं विकसित भारत 2047 की, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मिशन है। नमस्कार, हम हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर। नई दिल्ली के जंतर मंतर तमाम पुरुष आज पुरुष आयोग की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना नहीं, एक होंगी मैं एक तरीके से आंदोलन है। भारत के विभिन्न राज्यों से तमाम पुरुष यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ। जो डेथ कर गए अतुल सुभाष जी, उनके भाई हैं। आपने इंदौर बैंगलोर जो केस था, आपने बड़ा चर्चित थी वो केस देखा जिसमें उन्होंने सुसाइड कर लिया था और वीडियो भी उनका जारी भी हुआ था। उन्होंने खुद जारी करके तमाम अपनी वाइफ के ऊपर एलिगेंस भी लगाए थे। उनके भैया जी हमारे साथ हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं विकास मोदी, अतुल सुभाष का छोटा भाई हूँ, जिन्होंने सुसाइड जो है वो बेंगलोर में 9 दिसंबर 2024 को किया था। और उसका रीजन ये था कि उसकी वाइफ और उसके वाइफ की फैमिली वाले लोग, जिसमें निकिता सिंघानिया उसकी वाइफ, निशा सिंघानिया उसकी मदर इन लॉ, अनुराग सिंघानिया जो उसका साला और सुशील सिंघानिया जो उसके चाचा हैं, इन लोगों ने मिलके जो है वो फेक केसेस जो है वो फाइल किए गए थे। 10 फेक केसेस उसके ऊपर फाइल किए और फेक केसेस जो डालने के बाद उसका जो सपोर्ट पुलिस से लेके जुडिशरी तक जो किया गया है, उसके वजह से जो है वो ये सुसाइड किया। और आज तक अभी तक मेरे पर 498 लगे हुए हैं, जबकि मैं अपनी वो निकिता सिंघानिया से सिर्फ 2 बार मिला हूँ, वो भी शादी के बाद। और उसके बाद आज तक मैंने नहीं मिला। मेरे ऊपर भी 498 लगे हुए हैं और डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा है। मेरी फादर के ऊपर भी 498 और डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है और वो सिर्फ 4 दिन मिले थे। मेरी मदर थोड़ी ज्यादा दिन मिली थी बिकॉज कि प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरी मदर जो है वो बैंगलोर जाके रही थी। उनके ऊपर भी 498 और डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है। और इस चीज को सपोर्ट करने के लिए जो है वो हमारी जुडिशरी जो है हमारे कैसे काम करती है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जुडिशरी, अभी आपने देखा होगा यशवंत वर्मा का केस, जिसमें उन्होंने उसके घर पे कैश के फाइल्स मिलते हैं, लेकिन उनके ऊपर ना FIR होती है ना कोई कुछ होता है। वो सिर्फ ट्रांसफर होता है दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट का। मेरे भाई के केस में 5 लाख रुपए जो है वो रीता कौशिक फैमिली कोर्ट जज जो है वो मांगती है, जौनपुर की। वो 5 लाख रुपए मांगती है कि इस केस को मैं यहीं सेटल कर दूंगी अगर तुम 5 लाख रुपए ब्राइब दोगे तो। अगर नहीं देते हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को इसी तरह कोर्ट में घसीटती रहूंगी।
अब आप ये कैश का लिंक जो है वो आप लगा सकते हैं कि हमारे देश में जो है वो जज के ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता है, बिकॉज कि जज तो भगवान है हमारे देश में, क्योंकि वो इस तरह से अपने आप को ट्रीट करना समझते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो भगवान नहीं है, हम लोग उनकी जज को इसलिए पूछते हैं क्योंकि उस कुर्सी की वैल्यू है, ना कि उस पे बैठे हुए लोगों की वैल्यू है। उस पे बैठे हुए लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, वो भी एक आम नागरिक है और पढ़ के जो है वो जज की डिग्री पास करके बैठा हुआ है। हम लोग भी बैठ के जो है वो, मेरा भाई जो है एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जो वर्ल्ड के टॉप 25 एआई इंजीनियर में से एक था। तो आप ये समझ सकते हैं कि मेरा भाई भी पढ़ा लिखा था, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। सिर्फ उस कुर्सी पे बैठ के जो है वो आप अपने आप को भगवान नहीं समझ सकते हैं। जो कहेंगे वो मान लिया जाएगा। रिसेंटली जो जजमेंट्स आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तक, वो आप ये देख सकते हैं कि कैसे वो जेंडर बायस्ड जजमेंट्स हैं। कानून हमारे देश में जो पुरुषों के लिए है वो एक भी कानून नहीं है हमारे देश में। डाटा हमारा कहता है, एनसीआरबी का डाटा कहता है कि पुरुष के जो सुसाइड के रेशियो हैं वो सबसे ज्यादा हैं आफ्टर मैरिज, तो भी सरकार चुप है। अब तो एनसीआरबी का डाटा भी आना बंद कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ऐसा क्यों है, ये मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। दूसरा, 498A का कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि 498A जो है वो 90% केसेस जो है वो फेक है। तो जो 90% केसेस फेक है, इट मीन्स कि वो मेल और मेन और उसकी फैमिली के ऊपर केसेस फेक है। तो 90% जो लोग हैं उनके ऊपर अगर फेक केसेस हैं, तो फेक केसेस के बाद भी हमारे लिए कोई कानून नहीं है। तो लड़का क्या करे? मेरा भाई सुसाइड कर लिया, सुसाइड करने के बाद भी हमारे ऊपर फेक केसेस के अभी भी 498 और डोमेस्टिक वायलेंस चल रहे हैं। हम लोग आज भी 4 महीने हो गए, आज भी हमें भागना दौड़ना पड़ रहा है कोर्ट कचहरियों में, जबकि हमारा कोई दोस्त नहीं, हमारे पास सारे एविडेंसेस हैं। उसने लगा दिया, मेरे ब्रदर के ऊपर लगाया कि उसके फादर जो हैं, मतलब निकिता सिंघानिया के जो फादर हैं, उसकी मौत हो गई ड्यू टू हार्ट अटैक, क्योंकि हमने 10 लाख रुपए दहेज मांगे थे। उसी लड़की ने कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में ये जाके बयान दिया कि मेरे भाई की सैलरी जो है शादी के टाइम पे 40,50,000 रुपए थी। तो 40,50,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति 10 लाख रुपए दहेज मांगेगा, ये कहाँ तक जायज है? ये क्वेश्चन पूछने वाली है। दूसरी बात, मैं ये पूछता हूँ कि चलो ये चीज तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन प्रूफ की बात करते हैं। प्रूफ जो है, मेरे भाई ने 19 लाख समथिंग हजार रुपए जो है वो निकिता सिंघानिया और निशा सिंघानिया के फैमिली वालों को बिजनेस के लिए दिया हुआ था। उस चीज का प्रूफ हमारे पास बैंक के ट्रांजेक्शन से मैंने प्रोड्यूस भी किए हैं कई बार न्यूज चैनल पे, तो वो भी हमारे पास प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। लेकिन करप्शन कहाँ से चालू होता है वो मैं बताता हूँ। पुलिस के पास जाई, वो लड़की गई, सिर्फ मौखिक बयान दे दी कि वो डोमेस्टिक वायलेंस पे केस दायर कर देंगे 498 पे, मतलब जो एक बल्क ऑफ केसेस है वो भी डाल दिए जाते हैं। तो आप समझिए कि जब बल्क ऑफ केसेस डाल दिए जाते हैं तो उस चीज का मैं अगर आपको प्रूफ अगर दूं पुलिस वालों को, तब भी वो केस हटाते नहीं है। वो कहते हैं कि ये प्रूफ जो है कोर्ट में दिखाना तुम, और वहां पे उनको अगर आप घूस खिलाए तो आपका चार्जशीट थोड़ा हल्का बनेगा, अगर घूस नहीं खिलाए तो आपका चार्जशीट पे सारे धाराएं जो फेक होते हैं वो सारे के सारे धाराएं लगा दी जाती है। आप कोर्ट गए, कोर्ट में जो जज बैठी हैं वो महिलाओं का फेवर करती है। सुप्रीम कोर्ट की अभी कुछ दिन पहले ही पब्लिक प्लेस पे आके, सारे तो नहीं होते ना, सबको ऐसे घसीटेंगे तो फिर। आप मुझे एक ऐसा इंसिडेंस बताइए। एल्यूमनी के केस में तो ऐसा है ना कि लड़कों को भी मिलता है एल्यूमनी, ये तो जेंडर न्यूट्रल है आप लोग कहेंगे, तो मुझे एक केस ऐसा बताइए जिसमें लड़कों को एल्यूमनी का पैसा मिला है। लेकिन जज जो है, अगर अपोजिट में बात करता हूँ, अपोजिट अगर बात करते हैं तो आप ये देखिएगा कि एल्यूमनी का जो केस है उसमें लड़कों को ये बोल दिया जाता है, सबसे पहले तो लड़के की शादी होती है तो लड़की वाले आके ये पूछते हैं कि लड़के के पास अपना घर है कि नहीं है। तो लड़का क्या करता है, जॉब के टाइम पे वो लेता है होम लोन लेने के बाद जो है वो घर लेता है। उसके बाद लड़की छोड़ के चली जाती है और कोर्ट में फैसला आता है कि लड़के को वो होम लोन भी चुकाना पड़ेगा और उसको एल्यूमनी भी देना पड़ेगा। लड़कों को प्रताड़ना करने के लिए, जैसे मेरे भाई के केस में हुआ था, बैंगलोर से जौनपुर बुलाया जाता था। आप एक प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आप एक साल में 48 नंबर ऑफ टाइम्स अगर आप बुला रहे हो एक लड़के को, क्या उसकी जॉब रहेगी? क्या वो लड़का एक प्राइवेट जहाँ पे जॉब करने वाला है वो जॉब कर पाएगा?
वो उसका ना जॉब रहता है, और एक बार जॉब निकल गए आप उस कंपनी से तो दूसरे कंपनी में आप जॉब नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपके पास फॉर्म भरवाया जाता है जिसमें ये लिखाया जाता है कि कोई लीगल आपके ऊपर केसेस चल रहे हैं क्या, उसमें लिखाया जाता है, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा यस, तो आपको जो है वो सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। वो लड़का अपने जॉब से भी गया, आगे उसको कोई जॉब मिलेगी नहीं, आपका कोई पासपोर्ट बनेगा नहीं। आपको क्या करने हैं? या तो भीख मांगिए एल्यूमनी भरने के लिए, और ये ऐसा कोर्ट का जजमेंट है कि लड़का अगर पढ़ा लिखा है तो उसको जॉब करना पड़ेगा, लेकिन आपने इस तरह से प्रताड़ित किया तो जॉब कैसे करेगा वो लड़का? आप ये कहना चाह रहे हैं मेंटली हरासमेंट बहुत ज्यादा? मेंटली हरासमेंट नहीं, जुडिशियली हरासमेंट है। मेंटली हरासमेंट तो लोग जेल भी जाएगा, लेकिन जुडिशरी अगर ऐसा जजमेंट देगी तो कौन झेलेगा? और जो लड़का है वो क्या कर पाएगा? अगर लड़के को जॉब नहीं मिलता है वो क्या कर पाएगा? अभी रिसेंटली एक जजमेंट आया है, उसमें कहा जाता है कि लड़का जो है उसको घर बेच दे, वो मतलब उसके माँ बाप रहते हैं घर में, वो लड़का घर बेच दे। ये कहां तक जायज है? आप कहते हैं कि सब लोग ऐसे नहीं है, तो इतने सारे केसेस मेरे भाई के बाद आ गए। वो आप देख रहे हो कि आजकल तो लड़कियां जो है मारने पे उतर आई हैं, लड़के मार के ड्रम में भर रही हैं, लोग सांप रखवा दे रहे हैं गला दबाने के बाद, लड़का सुसाइड कर रहा है। कहाँ इस देश में कुछ सुनवाई हो रही है? हमारे पास कोई लॉ नहीं है। लेकिन सर आप सभी महिलाओं को तो नहीं कह सकते ना। तो सर मैडम सुप्रीम कोर्ट का डाटा देखिए ना, सभी महिलाओं को नहीं, सुप्रीम कोर्ट का डाटा की बात करते हैं मैडम। सभी महिलाएं, अरे आपकी बहन भी होगी, आपकी माँ भी होगी, मैडम मैं भी एक महिला हूँ। आप भी महिला है। केस की बात कर रहा हूँ, केस की बात कर रहा हूँ, सभी महिलाओं जांच होनी चाहिए, चीजें सामने केस की बात कर रहा हूँ कि जो केसेस डालती हैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो केसेस हैं पर्टिकुलरली उसकी बात कर रहा हूँ मैं, कि जो सुप्रीम कोर्ट का डाटा है उसमें 498A में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 90% केसेस जो हैं वो फेक हैं। तो इट मींस कि जो लड़के हैं उनके ऊपर 90% केसेस फेक हैं, लड़के और लड़की की फैमिली के ऊपर। तो लड़के की फैमिली में भी माँ है, उसकी भी बहन है, उसके ऊपर भी फेक केसेस हैं। तो सरकार क्या कर रही है इस पे? सरकार सोई भी है, उसके पास एनसीआरबी का डाटा नहीं है, सुसाइडल रेशियो कितने हो रहे हैं। आजकल मेरे भाई के बाद जो भी चीजें हो रही हैं, क्या वो चीजें दिख नहीं रही है गवर्नमेंट को? इतनी ट्रोलिंग हो रही है, इसके बावजूद भी अभी रिसेंट केस हुआ है बनारस में, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, वहां जाके उस लड़की के साथ जो गैंगरेप का केस दायर की है उसमें जस्ट अपोजिट हो गया, जिसमें मोदी जी जाके कहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और ये होना चाहिए, बहुत गलत हुआ, जिसमें जस्ट अपोजिट हो गया, जिसमें वो लड़की जो है वो खुद अपने ऊपर प्लांट करवाई थी और 23 लोगों का नाम जो है वो डलवा दी कि 23 लड़के जो है हमारे साथ रेप किए थे। इस पे मोदी जी आके दोबारा क्यों नहीं बोले कि ऐसी लड़कियों को क्या करना? अभी राजस्थान गए थे, उन्होंने बोला कि यहाँ की औरतें जो है कभी फेक केसेस नहीं डालती हैं, राजस्थान का डाटा मंगवाइए ना, राजस्थान का डाटा पब्लिश कीजिए कि एनसीआरबी का डेटा क्या है। आप यहाँ पे आए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं, अब आप डिमांड क्या कर रहे हैं? हमारी 3 डिमांड गवर्नमेंट के साथ है कि इस देश में जेंडर न्यूट्रल लॉ होने चाहिए, दूसरी डिमांड है मेन कमीशन होना चाहिए, और तीसरी डिमांड है कि इस देश में जो जुडिशरी करप्शन है वो जुडिशरी करप्शन कैसे हो इसका प्रावधान करें।